इस वक्त हम शहीद कैप्टन अंशुमान जी के घर पे बैठे हुए हैं। अंशुमान जी का परिवार हाल ही में राष्ट्रपति भवन में अंशुमान जी को कीर्ति चक्र सम्मान मिला था राष्ट्रपति भवन में, वहाँ लेने गए थे पूरे परिवार के साथ। उसके बाद हाल ही में कल राहुल गांधी से उनके माता-पिता ने मुलाकात की। कल आप लोग रायबरेली गए, राहुल गांधी से मुलाकात हुई। कैसे प्लान बना कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई? राहुल गांधी ने आप लोगों को बुलाया या आप लोग जाकर के मुलाकात किए? देखिए, प्रेसिडेंट हाउस में राहुल गांधी जी आए थे, जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी हो रहा था। तो मेरी वाइफ थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो राहुल गांधी जाते जाते इनको ढाढ़स बंधाए कि आप धैर्य रखिए। बेटे के लिए परेशान थी, तो आप धैर्य रखिए और दिल छोटा मत करिए, हम आपसे बात करेंगे। तो इन्होंने उनको नंबर दिया और नंबर लेकर गए। तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया था 3 दिन पहले कि 2 दिन पहले कि आप दिल्ली आ सकते हैं। तो मैं बोला कि दिल्ली तो मैं लखनऊ आ चुका हूँ, थोड़ा-सा मुनासिब नहीं होगा ना। तो फिर वहाँ से हुआ कि परसों राहुल गांधी जी जाएँगे रायबरेली, अगर आप कन्वीनिएंट हों तो उनसे मिल सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो एक नागरिक हैं देश के और एक अपोज़िशन के लीडर हैं और हम भारत के नागरिक हैं, तो मिल तो सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल, और हम रायबरेली में गए और बातचीत का जो मौजू था, जो डिस्कोर्स था, वो केवल उन्होंने यहीं से शुरू किया कि मतलब इसकी अंशुमन की पढ़ाई कैसी थी, कमीशन कब पाए, कितने भाई-बहन हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बातें पारिवारिक जानकारी पारिवारिक और कैसे सेना में हाँ, गए पूरी बिल्कुल, जानकारी। बिल्कुल। और वो इंसिडेंट वहाँ कैसे घटित हुआ, वो सारी चीज़ें ली। बस उसी में जो जो बातें निकलती गईं, जो बातें होती गईं, तो हुआ। लेकिन उनके बातचीत करने का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा ये था कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। और उन्होंने हमारे परिवार को और ये कहा कि नहीं, ये सेना, ये देश, सरकार और हम सब आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके बेटे ने जो शहादत दी है उसके लिए यह देश नहीं रहेगा और यह देश आपके साथ खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, सेना खड़ी है, सरकार खड़ी है। उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, जो बन पड़ेगा करेंगे और आप धैर्य रखिए। तो ऐसे ही बातचीत में वो बोले, मैं बोली हाँ मिलना चाहूँगी। तो उन्होंने बोला दे दो नंबर, कब मिल रहे हो? तो मैं दे दी नंबर दे दी। तो फिर वहाँ से फ़ोन आने लगा कि आप मिल लो। कब फ़ोन आया आपके पास? सर इनके पास ही आया, इनका ही नंबर दे दी मैं। तो फ़ोन आया, फिर इनको बताया गया कब वो रायबरेली में आ रहे हैं। दिल्ली तो हम जा नहीं सकते, तो वही कल जाना था, गए। अच्छा पॉजिटिव आया और वो गेस्ट के तौर पे बुलाए थे हमें, एक शहीद परिवार समझ के। आपसे सम्मान के साथ बुला करके सम्मान के साथ बुलाए थे, ऐसा कुछ राजनीतिक नहीं था। बहुत सम्मान देने के लिए गेस्ट के रूप में बुलाए थे। वो हमारे लिए कि हम भी आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है। ये सारी बातें थोड़ा-सा धैर्य रखिए, सांत्वना देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, यही था। उसी बातों-बातों में जब इन लोगों में चर्चा हो रहा था, मैं सुन ली। पत्रकार लोग पूछ दिए, जो मेरे दिल में था ये नहीं था, अपना मैं पॉइंट रखी, अपना पॉइंट रखी। मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है फ़ौज के बारे में। जो फ़ौजी हैं उनको पता होता है, मैं तो एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो मुझे जो पॉइंट लगा कि फैसिलिटी जो हमको मिली, हमें, क्योंकि मैं बहुत यूज़ की हूँ, मैं यूज़ की हूँ, मैं कैंटीन पूरा इनके साथ पूरे टाइम मैं साथ में ही रही हूँ। कैंटीन है, मेडिकल है, तो वही दिमाग में था और मैं वही बोली, अपना पॉइंट रखी। बाकी क्या पॉइंट रखा? यही कि मतलब उनको भी फैसिलिटी मिलना चाहिए, मेडिकल, पेंशन, जो भी कैंटीन। यानी अग्निवीर के मुद्दे पे राहुल जी ने बातचीत रखी। नहीं, उसी इन्होंने पे रखी थी बाहर आके। बाहर जब पत्रकार लोग पूछे तो मैं यही रख दी, उन्होंने पूछ दिया, क्वेश्चन किए तो मैं अपना जो पॉइंट था मैं बता दी। यानी अग्निवीर स्कीम जो सरकार लेके आई है, जो भर्ती चल रही है, जिस पे अभी हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा में भी सवाल उठाया, बाहर भी स्पीच दे रहे हैं, तो वो उस स्कीम को लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार जो निर्णय ले वो सही है? मतलब ओवरऑल देखा जाए सेना के तौर पे इतना लंबा परिवार जा कर के किन परिस्थितियों में रहता है उसके बाद? अभी वही साहब बोले ना कि जब फौजी शहीद हो जाते हैं, उनके पीछे बीवी बच्चे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या?
तो वो दिमाग में रहता है। एक औरत के नाते मैं बोलूँगी कि वही दिमाग में रहता है। मैं वही सरकार से बोली। मुझे ना पक्ष-विपक्ष मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, आपके लिए राजनीति का कोई मतलब नहीं मतलब ही नहीं, हम तो बस दूर ये है दूर कि तक अग्निवीर नहीं है अच्छा होता है कि मतलब। नहीं होता है जी। अब स्कीम वो के बारे में? लाए हैं अग्निपथ तो मुझे नहीं पता उस बारे में। बस इतना ही पता था कि हम कैंटीन भी यूज़ किए हैं। हम ये जितना फैसिलिटी था मैं यूज़ की हूँ, तो वो भी उनको भी मिलना चाहिए। यानी उनको सुविधाएं कैंटीन सुविधाएँ की या मिलनी जो चाहिए। पैसा या आर्थिक या शहीद हो जाते हैं जो बिल्कुल, चीजें मिलती है बिल्कुल। जो सामान्य सैनिक होते हैं उनकी हाँ, अपेक्षा अग्निवीर को नहीं मिलती। देखिए, एक राष्ट्र की एकता, अखंडता तभी तक अक्षुण्ण है कि उसकी सेना कितनी मजबूत है। जी। और सेना मजबूत शरीर से नहीं होती, सेना मजबूत होती है मनोबल से, सेना मजबूत होती है दृढ़ इच्छा शक्ति से, सेना मजबूत होती है अपने संकल्प से। और ये सब चीजें भरने के लिए आपको बाकी चीजों पे सोचने की नहीं, हमारी सेना सब कुछ मजबूती के साथ कर सिर्फ इसलिए कि वो बाकी से नहीं जानती। एक फौजी ये नहीं देखता कि मेरे बटुए में पैसा कितना है, वो ये देखता है कि मेरे मैगजीन में राउंड कितना है। वो ये नहीं देखता कि मेरे पीछे मेरे मित्र कितने बचे हैं, वो ये देखता है कि मेरे सामने मेरा दुश्मन कितना बचा है। ये हमारी सिखलाई है। लेकिन वो सेना ही उसको ये लेकिन विश्वास है ये कि पूरा हाँ, देश मेरे साथ खड़ा है, बिल्कुल कोई उसको दिक्कत आएगी सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बिल्कुल जो और स्कीम आई इसमें बहुत सारी हमारा चीजें देश खड़ा भी रहता है। देखिए कोई भी स्कीम आती है तो उसकी कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो अब ये डिस्कशन के लेवल पे आया है, अभी तक है, अभी तो ये 2 ही साल से है, 2-3 बैच इसके शायद गए हैं। तो निश्चित रूप से इस पे अभी तो उनका 4 साल पूरा भी नहीं हुआ, होते-होते क्या होगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ जब सारी चीज़ों की अच्छाई और बुराई बाहर निकल के आती है, तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी परिवर्तन होगा। आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, आपका एक सिर्फ़ एक सवाल है, ये अग्निवीर स्कीम सेना के लिए जो युवा जा रहे हैं उनके लिए अच्छी है और सेना के लिए, देश के लिए या नहीं? आपको क्या लगता है? आपका व्यक्तिगत व्यू क्या है? देखिए व्यक्तिगत व्यू बीइंग ए फौजी हमारा ये है कि जो ये 4 साल में हम वो ट्रेनिंग उनको इम्पार्ट नहीं कर पाएँगे। अगर ट्रेनिंग देने में हमने समय अपना ज़ाया किया तो वो उससे हम रिटर्न नहीं पाएँगे। और 25% लोग जो जाएँगे उसमें बाकी 75% लोग आएँगे और टेक्निकल सेगमेंट में भी जाएँगे, इन्फेंट्री में भी जाएँगे, तो इन्फेंट्री में तो काम चल सकता है, लेकिन जो टेक्निकल डोमेन है उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। तो जैसे अफ़सर्स का होता है 7 ईयर का शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो इसमें तक हो तो जो हम उसमें लगा रहे हैं और जो उनको एक्सपर्टीज़ हम दे रहे हैं, उसमें से हम ले भी सकते हैं। और निश्चित रूप से और भी सरकार बहुत कुछ सोचती है, तो इनमें जो इनटेक का रेशियो है वो भी मेरी समझ से अगर कुछ बढ़े तो बेहतर होगा और लेंथ ऑफ सर्विस भी कुछ बढ़े तो बेहतर होगा। जो कि उनके लिए भी बेहतर होगा, कुछ पैसे लेके 7 साल में आएँगे तो अपनी आगे की ज़िंदगी को चला ले जाएँगे और देश के लिए भी अच्छा होगा कि उनको 7 साल तक जिसको हमने ट्रेनिंग दिया वो हमको ये किया। जैसे बाहर से अगर अफ़सर जाता है इंजीनियरिंग करके या कोई डॉक्टर जाता है तो 5 साल सेवा देता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 7 साल 5-5 साल के उसमें सेगमेंट में देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि वो भी अगर जाएगा 7 साल में तो एक अच्छा खासा उसके पास होगा कि वो अपना कुछ नई ज़िंदगी बेहतर तरीके से शुरू कर लेगा और देश को भी इससे फ़ायदा होगा कि उम्मीद थी वो पूरा फुलफ़िल हुआ। अगर और भी कहीं अकोमोडेट करने की पॉलिसी आती है तो वेलकम है और बहुत बढ़िया है और बाकी जो समझदार लोग हैं इस पे निश्चित रूप से वो विचार कर रहे होंगे, करेंगे। राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो वो पूछे होंगे कितनी सेवा जो अंशुमान जी की सेवा काल रहा, क्या रहा, आप लोगों को आर्थिक या सरकार की तरफ से क्या चीज़ें मिली? अग्निवीर को लेकर के भी कोई चर्चा हुई? देखिए, मैं आपको ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों का हमारे साथ बड़ा मतलब ये कहिए कि उम्मीद से ज़्यादा सहयोग रहा है। स्पेसिफ़िकली मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार का कि मैं 2 बार माननीय योगी जी से मिलने की कोशिश किया और मैं रात को वहाँ अपना नाम लिखाया और अगले दिन मुझे मिलने के लिए बुला लिया जाता था और मैं 2 बार योगी जी से मिला और दोनों बार योगी जी जब इनकी माताजी दोनों बार साथ ही गईं तो इनकी आँखों में आँसू आया, तो वो एक संत होने के बाद भी वो भी भावुक उठे। वो भी हैं तो इसी भौतिक जगत के प्राणी, तो भावुक उठे और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक प्रदेश के मुखिया के पास आया हूँ और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए और ये पूरा प्रदेश आपके साथ है। और मुझे हर कदम पे ऐसा महसूस हुआ कि प्रदेश हमारे साथ है, सरकार का अमला हमारे साथ है। ख़ासकर हमारे डीएम और जो ज़िले के अखंड प्रताप सिंह जी, तो ये बहुत लोग हर कदम-कदम पे उनसे हमारी बात होती भी रहती है और उन्होंने जो एक शहीद के परिवार को सही रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उन्होंने हमेशा दिया। रही बात केंद्र सरकार की तो 2 बार मेरी मुलाकात
माननीय रक्षा मंत्री से हुई, और दोनों बार मैं जब उनसे मिला हूं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी भारत के रक्षा मंत्री से नहीं बल्कि अपने बड़े भाई से मिल रहा हूं। और भोजपुरी में भी हमारी बात हुई और उन्होंने यही कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, आपके बेटे ने जो शहादत दी है या देश पूरा आपके साथ खड़ा है। और इस वीरता को, जो देश का द्वितीय सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, तो भारत सरकार ने जो कीर्ति चक्र से नवाजा है, मेरा परिवार और मेरी खानदान ये हमेशा कृतज्ञ रहेगा सरकार के प्रति और इस लीडरशिप के प्रति जिसने इसको एक्नॉलेज किया। और हमारे जिले में ये कीर्ति चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो मुझे फक्र इस बात का है। तो सरकार का हमारे साथ पूरा सहयोग रहा। बाकी आप जैसी आपने बात अग्निवीर कही तो उसमें तो बहुत सी बातें हमने भी कह दिया और वो चल रही हैं, नहीं है। नहीं, कल चर्चा जब राहुल जी से मुलाकात नहीं, हुई, राहुल तो जी से अग्निवीर का कोई चर्चा करने उन्होंने का कुछ मुद्दा नहीं था। नहीं, आपने चर्चा नहीं, उनकी नहीं, तरफ से कुछ उनकी अग्निवीर पे तरफ या से भी क्या कोई चीज़? चर्चा का विषय नहीं था। जब वो 3.5 साल वाली बात है कि 3.5 साल में ही शहीद हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जब कोरिलेट चीजें होती हैं तब उनके मुख से निकला कि अग्निवीर तो 4 ही साल के लिए है। तो आप ये बताएं कि आपको, मैंने बोला नहीं, सब कुछ सरकार ने दी और सब कुछ मिला है, सारे पेपर्स मिले हैं, पेंशन मेरी बहू को मिल रहा है, सारा सम्मान मिला और कीर्ति चक्र मिला, तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो जस्ट एक नॉर्मल बात थी, और कुछ उसमें ऐसा नहीं था कि नहीं अग्निवीर पे कोई हमारा ओपिनियन चाह रहे थे, अग्निवीर के रूप में वो कुछ कहना चाहते थे कि ही इज मच कैपेबल टू स्पीक एवरीथिंग। जो भी पॉइंट आदमी बात करता है उस तरीके से वो आ गया फ्लो में। ऐसा मतलब एक अलग से ये नहीं कि हम इस पे चर्चा करें, ऐसा कुछ करने नहीं का था। कोई ये था कि हम अग्निवीर पे चर्चा करने आए, यहाँ करेंगे ना, मेरे बातचीत का। वो तो एक लेकिन वो आपको just बुला एक सम्मान के साथ बुला कि 3.5 साल और 4 साल पे तब वो थोड़ी बात हुई, तो वो बहुत छोटी सी बात थी, कोई ऐसा नहीं। पारिवारिक मुद्दों पे अगर हम बातचीत करें तो अंशुमान जी की पत्नी आप लोगों के साथ ही रहती है? नहीं, अंशुमान जी की पत्नी हमारा परिवार छोड़ करके जा चुकी हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि वो हमारा परिवार क्यों छोड़ के गई। उन्होंने एक रक्षा अलंकरण समारोह में शाम को भारत मंडपम में अपना इंटरव्यू दिया। वो भी मुझे लगता है कि शायद सत्य से कुछ परे था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई थी अबाउट फ्यूचर, अबाउट किड्स, अबाउट हाउस, जबकि वो रात को 9:30 बजे से और 12 बजे तक ITR अपने दोस्तों का भरवाने के लिए हमारे साथ लगे रहे। और मेरी बेटी और वो दोनों एक ही साथ थी, तो मेरी जो जानकारी उसमें 1 या 2 मिनट उनकी बात अंशुमान से 18 तारीख की हुई थी और कोई बात नहीं हुई। 19 की तो ये घटना ही हुई। और मैंने एक जो पूजन होता है 1 फरवरी को, उसमें भी वो लोग नहीं आए और वो हमेशा ये बात कहती रही कि मुझे कुछ समय चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो आज 1 साल बीत गया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि वो समय उनको स्टेबल होने के लिए है या नहीं, जबकि वो यहाँ से जाने के 10 ही दिन बाद, यानी अगस्त में वो 4 तारीख, 10 ही दिन बाद उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किसी विद्यालय में कोई व्यक्ति तभी अध्ययन अध्यापन के कार्य में जुड़ सकता है जब वो मेंटल साउंड हो। कोई विद्यालय किसी विक्षिप्त व्यक्ति को अपने यहाँ अध्यापन के कार्य में नहीं लगाएगा। और तमाम क्वेश्चंस होंगे, लड़के पूछते होंगे, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, UKG हो, चाहे आप PG को पढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन करना एक अध्येता का धर्म है और उसको बोध कराना, उसको सेटिस्फाई करना, ये उसके अध्यापक का धर्म है। और दोनों ही रेसिप्रोकल सिस्टम में बातें चलती हैं। तो जब आदमी मेंटल साउंड होगा तभी किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है और आपको समझा सकता है। तो ये एक नोबेल जो प्रोफेशन है टीचर का, ये आप अपनी हाफ हार्टेड या आप ये कहें कि इनस्टेबल मेंटालिटी में नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, बहू का जो परिवार है, पारिवारिक दबाव की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं या स्वयं उन्होंने ऐसा निर्णय? क्या लगता है आपको, बहू का जो परिवार है, पारिवारिक दबाव की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं या स्वयं उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, आना नहीं चाहती जैसा आपने नहीं, कहा? मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि बहू से ज़्यादा उनके जो माता पिता हैं उनका जो उसमें इन्फ्लुएंस रहा है और उन लोगों का ये एक अपना जो ताना बाना है उसके साथ चल रहा है। अब वो उनकी बेटी है, उसको बेहतर समझ सकते हैं। हमारे साथ तो 5 महीने में कितने दिन रही आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें उनका एक तरह से है कि उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस उनका है, क्योंकि हमसे जो वार्तालाप उनकी हो रही थी तो मेरी बहू से मुझे कम बात होने दिया जाता था, उनसे ही बात होती थी और वही चीज़ों को रिप्लाई करते थे और वही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते। आप बहू से बातचीत जब, क्योंकि उसके बाद जब यहाँ से गई, बातचीत आपकी होती रहती है? आप बहू हैं आप? कुछ दिन मैं ही टच में रही, उसके बाद मतलब ये उन्होंने 10 ही बार अगर मैसेज करेंगे तो एक बार रिप्लाई की कुछ दिन तक, पर जब वो एकदम छोड़ दिया मैसेज का भी जवाब, और जब मैं उसको बोली 26 जनवरी का जो बेटे का सम्मान का अनाउंसमेंट हुआ था, तो मैं फोन कर, उनकी माताजी 3 तारीख के बाद
कभी भी इनसे फ़ोन नहीं की, दोनों का पहले हेलो हाय होता था, कोई मैसेज भी नहीं किया, बात नहीं किया। उनके पिताजी ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। मैं कॉल करता था तो वो कहते थे कि मेरा फ़ोन खराब है, हम बात नहीं कर सकते, हम ये कर सकते, हम वो कर सकते। ये करती थी तो 4 बार अगर ये करती थी तो एक बार कभी हेलो हाय का जवाब बहुत छोटे से में आ जाता था, क्योंकि वो प्री प्लान्ड थे कि हमको वहाँ से कोई रिश्ता रखना नहीं। क्या आप 26 जनवरी का कुछ जिक्र कर रहे थे? हाँ, मैं 26 जनवरी को जब पता चला बेटे को सम्मान मिला है, तो मैं फ़ोन की उसको बताने के लिए। तो फ़ोन उठाई नहीं, 2 मिनट के बाद फ़ोन वो कॉल बैक करके आई, बताई कि हाँ अम्मा, मैंने भी देखा कल, मिला है। तो मैं कि ऐसा करो ना कि एक दिन के लिए आ जाओ, पूजा है बाबू का, उस पूजे में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम बीवी है, तो अच्छा रहेगा। तो उसने बोला हाँ, आप बताओ कब आना है, आप डेट बता देना कब आना है, मैं आ जाऊँगी। मैं बोली तू चाहे सुबह आना, शाम को चली जाना, मैं जब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो बोली हाँ अम्मा, मैं आप बताना कितने तारीख को आप रख रहे हो, तो मैं आ जाऊँगी। तो जब हम डिसाइड किए कि कितने तारीख को पड़ रहा है पूजा दिन, तो फ़ोन लगाने लगी, फ़ोन का रिप्लाई नहीं और ना ही मैसेज का, फिर उन्होंने आया ही नहीं कॉल। उसके बाद हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। बीच में कभी बातचीत ऐसी नहीं हुई कि आइए घर पे रहिए, यहाँ रुकिए, ऐसी चीजें नहीं मैं हुई? उसको फ़ोर्स कभी नहीं की। जब वो जा रही थी मम्मी लेके उसको तेरही के दिन, तो मम्मी उसकी बोली कि इसको मैं कुछ दिन रखूँगी पास में। मैं कि हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे भी दिल में था ना कि एक पति खोना बड़ी मुश्किल है। कैसे आदमी गुज़रता है, जब माँ होके मैं जी नहीं पा रही हूँ, तो एक पत्नी है। तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तो मैं कि हाँ, ओके, जब वो चाहे मेरे पास कब रहेगी, आपके पास कब रहेगी, वो उसके ऊपर है, मैं उसको ज़ोर नहीं दूँगी। मेरी ये वर्ड था और उनका भी यही था और इतना प्यार से गए। बेटी मेरी लखनऊ तक आई उनको छोड़ने के लिए और यहाँ वो उनका भाई और टिकट था। उन्होंने मेरे से बोला था कि हम दीमापुर जाएँगे, पर उन्होंने दिल्ली ब्रेक किया और नोएडा में जो अपना जितना सामान था, उन्होंने पैकिंग किया और जितना जो भी था उनका भरे, पैकिंग किए, 4-5 घंटा वहाँ रहे। तब उनकी 4-5 बजे उनकी फ्लाइट थी, क्योंकि मकान मालकिन बता रही थी कि इतना बजे निकले हैं। जब मेरी बेटी यहाँ से हम लोग थोड़ा स्टेबल हुए, जब बेटी गई वहाँ जहाँ वो रह रहे थे, तो देखी तो फ़ोन की कि मम्मी भाभी अपना पूरा सामान लेके चली गई हैं पैकिंग करके। तब हमको पता चला कि वो लेके गई है और यहाँ से बोल के गई कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ, फिर आ जाऊँगी। तो ऐसे उनका सोच था पहले से ही, पर मैं फिर भी अपने आप को समझाती थी, कोई नहीं, दूसरे घर से लड़की आई थी तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है फैमिली के साथ, तो होगी धीरे-धीरे, कोई बात नहीं। वहाँ रहे, यहाँ रहे, दोनों फैमिली तो एक ही है। मैं यही बेटा को भी बोलती थी कि वो भी फैमिली तुम्हारी है, जैसे मुझे करना वैसे उनको भी करना। तो मैं वही जो मैं अपने बेटा को समझती थी, उसको भी वही समझती थी। मैं तो उसको बोलती थी तू मेरा अंशुमान है, क्योंकि अंशुमान तो फ़ौज में रह रहे हैं, मेरे साथ तो तू ही रहेगी। तो ये सब चल रहा था। मुझे नहीं लगा कि ऐसे वो करेगी, पर किस दबाव में क्यों वो सोच रही है, मुझे नहीं पता। इसका ही उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैं बार-बार उसके पापा से बोली कि आखिर ऐसा क्यों? आप भी पापा हो, आपसे तो बात करती है, स्टेबल तो है ना? तो एक माँ को बात नहीं कर सकती, जिस पति से वो जानी जा रही है, तो माँ का मैसेज का तो रिप्लाई कर ही सकती है, अंशुमान की मदर का। मैं ये उनसे बोली, पर उसका भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, बात करेगी, यही बोले हैं, बात करेगी, बात करेगी। राष्ट्रपति भवन में जब आप सम्मान होटल में लेने जाती गईं, है। आप और बहू भी आई, तब बातचीत कुछ नहीं हुई? बात या नहीं, हुई? बात नहीं हुआ क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो बात करे तो मैं बात करूँ, पर बात नहीं की, तो नहीं बात हुआ। उन्होंने एक स्पीच जो सम्मान के बाद कार्यक्रम हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें कही अंशुमान को लेकर के, वो आप कुछ मुझे पता है, कुछ नहीं पता है। क्योंकि जो कुछ पता है मैं उतना ही जानती हूँ, ज़्यादा वो डैडी से ये सब बातें शेयर करते थे। तो मुझे शादी जब हम तय किए थे, 7-8 महीना पहले मुझे बताए, तो मैं उनको बोलती थी मुझे तो डॉक्टर बहू चाहिए। तो बोलते थे हाँ, हाँ, वो ऐसे करके निकल जाते थे।
पर जब उन्होंने बताया तो मैं बोली कैसी है, अच्छी है, कितनी लंबाई है, ये सब मैं पूछी। एक माँ जो लालच करती है, मैं लालच करती थी अच्छी बहू मिले, पर बहुत प्यारी है, मैं बहुत खुश थी, बहुत। फिर और ये इतनी उन्होंने खुश थी कि मैंने एक बार पूछा था कि भाई चाय वाय बना लेती हो, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को पूरी जिंदगी खाना बना के मैं खिलाऊंगी। इतना तो मैंने कहा कि दुनिया की कोई सास आज तक अपने बहू को खाना बना के नहीं खिलाई, आप वहाँ भी कैसे मैं खिलाएंगे? 4 महीने नोएडा में रही, उसको मैं बोलती तू बर्तन मत धो, तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा, तू मत जा। मैं मेरे घर में यही तो देखिए, यही हमको एक दुख है पूरे परिवार को, कि हम ये नहीं जान पाए कि मन, वचन या कर्म से मेरे किस सदस्य ने, किसने, किस समय कौन सा ऐसा कर्म किया या बात कहा कि जिसको उनको ये है कि नहीं मुझे गिव अप करना है। तो गिव अप करने का एक सिस्टमेटिक वे है, वो बैठ करके। और हमने तो उनको, किसी की जिंदगी को कौन रोक सकता है? वो जहाँ भी जाएंगी मैच्योर हैं और अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए फ्री हैं। लेकिन ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से अप्रोच करके कि मुझे टाइम चाहिए, और आप बात नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे, एटीएम ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन के सिम को जो पोस्ट पेड है उसको प्रीपेड कर देंगे, और सबके नंबर ख़त्म कर देंगे, पूजा में नहीं आएंगे। मैं उसके बाद मान लीजिए जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आएगा तो आप अपने, उसके बाद जो स्टेटमेंट देंगे तो मतलब आप अपने उसमें मनगढ़ंत जो चीज़ें देंगे, क्योंकि उनके दोस्तों से पता चला कि लास्ट के साल में उनसे कोई बातचीत नहीं थी। और वो, हाँ बिल्कुल, पूरे 1 साल उनकी कोई बातचीत नहीं थी। मेरा बेटा बताता था ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। ठीक है, एक दूसरे से पसंद करते थे। मेरे बेटे ने तो उस पहचान को एक अमली जामा पहनाया, प्रेम की मर्यादा का निर्वाह किया। लेकिन इन्होंने तो सामाजिक परिवेश में प्यार को तार-तार कर दिया। प्रेम की परिभाषा त्याग में है। आपको मैं बताऊं कि कैप्टन विक्रम बत्रा के जो मंगेतर हैं, उनको पूरा राष्ट्र याद करता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने त्याग किया। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए त्याग किया, किसी और के, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो सब कुछ होने के बाद, मैंने पहले भी आपको लिखा कि मेरे पास ना बेटा बचा, ना बहू बची, ना इज्जत बचा। अब लोग वही क्या मैं कह कहेंगे? रहा था, आपका बेटा गया, सरकार से जो एक सम्मान में जो राशि मिलती है या सम्मान मिलता है, वो सब आप लोगों को आपके पास। देखिए, जो जितनी भी मॉनेटरी असिस्टेंस होती है उसका एक अपना प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। तो उसमें जो एनओके को मिलना है वो एनओके को ही मिलेगा, जब तक कि निर्धारित नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो उनको मिला, और यूपी गवर्नमेंट के जो पैसे थे उसमें 35 लाख हमें, 35 लाख उनको मिला, 15 लाख पेरेंट्स को मिला। और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा था वो 50-50 हुआ। और बाकी जो उनके सब कुछ था वो अभी तो जो पुरस्कार की राशि है वो उनको मिलेगी, पेंशन उनको मिल रही है, और कीर्ति चक्रा का पेंशन उनको मिलेगा। बाकी हमें तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि उनको कितना मिला, कहाँ से मिला, कोई उन्होंने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने तो परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा जाने के बाद कि हम परिवार के हिस्सा हैं। तो ये थे हमारे साथ अंशुमान के माताजी, पिताजी। हाँ जी। उन्होंने ये वर्ड सेंटेंस बोला है, ये बताएंगे कि मुझे सरकार दे रही है तो मैं लूंगा, ये बताएंगे क्लियर। ये सरकार नहीं दे रही है, ये एक माँ बेटा को बड़ा की है, और वो बेटा सौंपी थी, बेटा शहीद हुआ है, फिर उनको मिल रहा है। हवा में नहीं आया है, उन्होंने पैदा नहीं किया है, उन्होंने डॉक्टर नहीं बनाया है ना। तो वो बेटा मेरा था, और ये रीत है जो परिवार बनाता है हर बच्चा। तो बेटा तो मेरे से ही गया है, पर उन्होंने यही बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि सरकार दे रही है। देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि जब ये एनओके सिस्टम का आया था कि एनओके को सब कुछ होगी, तो उसके पीछे था कि पहले हमारे यहाँ बहुत हेट करते थे बहुओं को और उनको वो ज़िंदगी नहीं मिलती। आज वो सिनारियो कम्प्लीटली चेंज हो गया। 5 महीने की शादी में जिसका कोई बच्चा भी नहीं है और आप उसको सब कुछ करते हैं, वो माँ-बाप, वो माँ जो 9 महीने पेट में पालती है, वो पिता जो हर पल देखता है अपने बेटे को बड़ा होता और उसको, उससे सोशल सिक्योरिटी चाहता है। आप देखिए, एक भौतिक सिद्धांत है कि आज से जितने लोग हैं, अंशुमन के भाई हैं, बहन हैं, बीवी है, सबके दुख ग्रेजुअली कम होंगे। केवल माँ-बाप हैं जिनके दुख रोज़ बढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ, ग्रेजुअली रोज़ बढ़ेंगे, और हम जितने दिन मौत के करीब जाएँगे हमारे दुख रोज़ बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कल को मुझे मेरे बेटे से पानी ना मिले तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा। मेरे पैरों से चला ना जाए तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा। एक डॉक्टर था, जब हर पिता को ये उम्मीद होती कि मेरा बड़ा बेटा उसे मुखाग्नि दे। मैं तो दुर्भाग्यशाली था कि अपने बेटे को मुखाग्नि दिया। तो और भाई की शादी हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएँगे, बहन की शादी हो, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएँगे। बीवी की भी अगर शादी होती है, जो कि वो कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाऊँगी,
और उनके ये- पिता भी कहते हैं। ये तो चौथा दिन की बात है चौथे जब दिन मेरा वो अपने बेटा जन्म का ग्रहण कर रहे हैं। अंतिम संस्कार हुआ था। चौथे दिन मेरे बेटे के साथ के बच्चे आए थे, उसकी वो थी मंगेतर थी। उस मंगेतर से उन्होंने बोला कि मैं तो मूव ऑन कर नहीं, ये जाऊंगी होना पर भी चाहिए। कि वैसा इंसान नहीं मिलेगा। तो मैं भी पॉजिटिव ही देखिए, ली कि सच्ची मेरा बेटा तो 26 अलग ही साल था। की उम्र में, तो 27 साल की उनको उम्र तो में मूव ऑन होना ही चाहिए। मेरे पास भी वो होती तो मैं फोर्स करती मूव ऑन होने वैधव्य के जीना लिए। ठीक नहीं। पर रिश्ता तोड़ना पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इतने छोटे सोच ये चलाना है आप। इतना छोटा सोच मेरा बेटा नहीं था। वो गलती से गलती आई है, ये पक्का चलाना। तो उनका जो ये कल को मान लीजिए शादी हो गया और उनको प्यार करने वाला पति मिल गया, बच्चे हो गए, तो शायद वो 19 जुलाई अपने जीवन से भूल जाएंगे। शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10-20 साल 50 साल बाद जब वो शायद 60-70 साल के होंगे तो उनको याद नहीं रहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी अंशुमान भी थे। शायद उस स्पेसिफिक डेट को याद आ जाए, नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं याद रहेगा। ये वक्त जो है ज़ख्म कैसे भी हों कुछ रोज़ में भर जाते हैं। तो उनको ये भूल जाएगा, लेकिन माँ बाप की ज़िंदगी में हम जब तक जिएंगे ये नहीं होगा। तो ये सामाजिक मर्यादा और वो जो धर्म पत्नी है तो उनको कुछ सीख लेनी चाहिए। भगवान राम को भी अश्वमेध यज्ञ करते समय सीता की याद आई थी। तो धर्म पत्नी का नाम ही उस धार्मिक अनुष्ठान से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में अगर जिसकी शादी नहीं हुई उसको किसी धार्मिक काम में बैठने की इजाज़त नहीं होती है। तो हमारे बेटे का जो धार्मिक अनुष्ठान था, जो हवन कुंड था, उसमें तो एक आहुति जानी चाहिए। शायद हमारे कल्चर की होती ना, क्योंकि यूपी बिहार में अभी तक ऐसा नहीं सुनने में आया है कि उस घर को छोड़ के लड़की भाग गई हो। कभी नहीं, आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा। यूपी बिहार की नहीं। तो वही दर्द है कि शायद मेरे कल्चर की होती तो हमें संभालती। अपने को तो वो संभालना भूल ही जाती पर हमें संभालती। तो मैं यही कहूंगी कि वो बहुत छोटा सोच है उनके पास कि क्या सोच के रिश्ता भी तोड़े हैं, और कुछ नहीं चाहिए। और एक बात करनी थी मैं हाथ को ऊपर मत ले जाओ, इसको काट दीजिए। तो कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई परिवार से, और अंशुमान के माताजी पिताजी ने पूरी बात रखी, पारिवारिक बात रखी। राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, इन सब मुद्दों पे बातचीत की और बहुत सारे मुद्दों पे अपने खास तौर पे विचार भी रखे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।